जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज पृथ्वी दिवस है, तो सबसे पहले आपको पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ मिलकर हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा बनाएं। जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है, पर हमारा लालच पूरा करने के लिए नहीं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हमारी पृथ्वी की तस्वीर है जो मुरादाबाद की है। इसे ड्रोन कैमरा के द्वारा लिया गया है। कितनी खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। ये लॉकडाउन का असर है कि ये इतनी हरी भरी और स्वच्छ दिखाई दे रही है। ये रामगंगा के आसपास की तस्वीर है। रामगंगा के एक तरफ हरियाली का दृश्य है और दूसरी तरफ शहर का। ये काफ़ी सुंदर दिख रही है क्योंकि इस समय पृथ्वी स्वच्छ होती जा रही है। तो आशा है आगे भी ये ऐसी ही स्वच्छ बनी रहे। अगला टॉपिक है पुटिंग द सागर विजन टू द टेस्ट। ये सेकेंड और थर्ड पेपर दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें एक सागर परियोजना है जो हमारे देश के द्वारा लाई गई थी, जिसमें हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर के लिए काम करने की योजना थी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 छोटे महत्वपूर्ण हिंद महासागर द्वीपों सेशेल्स, मॉरिशस और श्रीलंका का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उन्होंने हिंद महासागर के लिए भारत की रणनीतिक दृष्टि का अनावरण किया था, जिसका नाम सागर रखा था। भारत के नेतृत्व को अन्य क्षेत्रीय रूप से सक्रिय प्रमुख शक्तियों के तौर तरीकों से अलग करना चाहता था और भारत के समुद्री प्रभाव के बढ़ने के साथ साथ अन्य राज्यों को भी आश्वस्त करना चाहता था कि वो अन्य शक्तिशाली देशों के तरह अतिक्रमण नहीं करेंगे। जैसा कि चीन की गतिविधियां रहती हैं, भारत उस तरह नहीं करेगा। इसमें जिसके लिए एक आईओसी यानी कि हिंद महासागर आयोग का गठन किया गया था 1982 में। इसमें 6 देश आते हैं: सेशेल्स, कॉमोरोस, मॉरिशस, रियूनियन और मेडागास्कर। रियूनियन फ्रांस के अधिग्रहण में आता है और यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम MASE के तहत आईओसी ने 2 केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्रों के साथ पश्चिमी हिंद महासागर की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। मेडागास्कर में स्थित क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र RMIFSC समुद्री गतिविधियों की निगरानी और सूचना साझाकरण और विनियमन को बढ़ावा देकर समुद्री डोमेन जागरूकता को गहरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेशेल्स में स्थित क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र RCOC आखिरकार RMIFC के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर समुद्र में संयुक्त रूप से समन्वित हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करेगा। आइए जानते हैं कि हिंद महासागर आयोग क्या है। ये 1982 में बना एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशेल्स शामिल हैं। वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी है। भारत भी इसका पर्यवेक्षक राज्य के रूप में अपील किया था, जो इसे मिल गई है। आइए अगला टॉपिक है समावेशी विकास का सवाल। ये टॉपिक आपका थर्ड पेपर का है। यदि हम धरती के दूसरे जीवों और उनके आवास के अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे तो कोविड-19 जैसी महामारियां बार बार आक्रमण करती रहेंगी और हमारे जनजीवन को तहस नहस करती रहेंगी। पिछले 1 महीने में दुनिया भर में काफ़ी कुछ बदल गया है।
हवा साफ हो गई है, आसमान साफ हो गया है और सड़कों पे धुआं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि फैक्ट्रीज और वाहन के धुआं और शोर दोनों तरह के प्रदूषण खत्म हो गए हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, दोनों प्रदूषण से और अन्य तरीके के प्रदूषण से भी मुक्ति मिल गई है। जो गंगा यमुना इतनी दिन से सफाई के अभियान पर थी, वो इस 1 महीने में बहुत हद तक साफ हो गई हैं स्वयं ही। तो हम एक सामूहिक मंच तैयार करके ज्ञान साझाकरण के आधार पर इस संकट को समाप्त कर सकते हैं और एक बेहतर, अधिक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इस आधार पर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोरोना वायरस या अन्य महामारियों के प्रकोपों से जल्दी ही पहचाना जा सके और उन्हें रोका जा सके। 2020 को एक ऐसे समय के रूप में याद किया जाएगा जब मानव एक महामारी से जूझ रहा था और उभरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम दें तो आगे ऐसी महामारी से बचा जा सकता है। अगला टॉपिक है खंडहर की लिपियों से प्रिंसेप ने लिखा इतिहास। ये फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। 1837 ईस्वी में ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। ये बनारस के ड्रेनेज सिस्टम के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था कि बरसात में जो सड़कें लबालब भर जाती थी वो तुरंत ही सूख गई और जिससे जनता में खुशी की लहर फैली थी। अगर ये नहीं आए होते तो सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में हमें पता नहीं चल पाता, हम नहीं पढ़ पाते कि उसमें क्या लिखा है। अतः ये हमारे लिए वंदनीय है। अगली खबर है नॉन एसेंशियल कैन वेट। अभी अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है, इसकी स्थिति बहुत नाजुक है, इससे सभी परिचित हैं, इसके बारे में मैं नहीं अधिक बोलूँगी। परंतु इस समय कुछ चीज़ें अलाउ कर दी गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर है उसके कामकाज को अनुमति मिल गई है, कंस्ट्रक्शन वाले काम को भी अनुमति मिल गई है और बैंकिंग सेक्टर के काम को भी अनुमति मिल गई है, सरकारी ऑफिस भी खोल दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक काम और हुआ था कि नॉन एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स के लिए भी फ्लिपकार्ट जैसे जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको अलाउ कर दिया गया था कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। परंतु ये 20 तारीख को अलाउ किया गया और फिर शीघ्र ही ये निर्णय वापस ले लिया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि अन्य दुकानदार इसका विरोध कर रहे थे कि अगर ऑनलाइन ये सुविधा दे दी जाएगी तो ये सुविधा हमें भी मिलना चाहिए। परंतु हुआ ये कि इनको भी अब दैनिक जो जरूरी सामान है केवल उन्हीं को पहुंचाने की छूट प्रदान की गई है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। आगे आ चेंज इन माइग्रेंट पॉलिसी, ये सेकेंड पेपर का टॉपिक है। और जानते हैं कि माइग्रेशन हमारी बहुत बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है और इस समय क्या अक्सर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। नोटबंदी के समय भी ये प्रॉब्लम आई थी पर इतनी बृहद नहीं थी, चूँकि सिर्फ नोटबंदी हुई थी, लॉकडाउन नहीं था, ट्रैवल्स बंद नहीं थे, तो लोग आसानी से पलायन करके अपने घर वापस आ गए थे। परंतु इस समय लॉकडाउन होने से अचानक ही मजदूर पैदल ही यात्रा करने लगे अपने घर आने के लिए और लोग इसमें तरह तरह की टीका टिप्पणी हुई। लोगों ने इसे, किसी ने सही ठहराया तो किसी ने गलत, लेकिन गलत सही का फैसला परिस्थिति के आधार पर भी करना चाहिए। हमें उन मजदूर वर्ग की मानसिक स्थिति तक जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो एक तो वो बहुत पढ़े लिखे और अवेयर नहीं है, उन्हें पूरी तरह कुछ जानकारी नहीं है, भय व्याप्त होने के कारण वो पलायन कर गए। और ये अक्सर सीजनल प्रवासी हैं, यानी कि जो परमानेंटली वहाँ पे जॉब नहीं करते हैं, जो अपने गांव में खेतीबाड़ी का काम निपटा के या गांव की मजदूरी खत्म होने के बाद कुछ महीनों के लिए शहर में जाते हैं। अब ये अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं तो इन्हें खाने के साथ साथ आवास भी वहीं मिल जाता है, जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में ये काम कर रहे होते हैं उसी में रहते हैं। लेकिन जब काम बंद हो गया और बिल्डिंग से इन्हें छुट्टी दे दी गई तो इनके पास न सिर्फ खाने की समस्या आई, साथ ही साथ इनके पास रहने की भी समस्या सामने थी।
सरकार ने खाने के लिए कुछ उपाय किए थे, जिसके लिए राशन कार्ड होना चाहिए था और अन्य तरह की, इनके पास ना बैंक खाता था दिल्ली में या दिल्ली मुंबई जहां भी ये लोग काम कर रहे थे, ना इनके पास राशन कार्ड थे, क्योंकि ये सीजनल थे, कुछ समय के लिए जाते थे वापस आ जाते थे। यानी कि इनके पास आधार कार्ड और जो भी चीज़ें थी वो सब अब उनके अपने गांव की थी। तो इनके साथ समस्याएं हुई और इनको लगा कि यहाँ पे हमारी जीविका नहीं चल सकती और हम रोज़ क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो ये वहाँ से पैदल ही पलायन कर गए, जो बड़ा मतलब दर्दनाक था देखने में, और इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए भी सोचना चाहिए, जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो उनका क्या किया जाए और उन्हें किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था में एक विशेष रोल अदा करते हैं। जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ के निर्माण कार्य में तो इनकी अहम भूमिका होती ही है, साथ में जिस स्टेट से ये आते हैं उस स्टेट को भी ये धन पहुंचाते हैं। ये यहाँ कमाते हैं और अपने परिवार के लिए जो पैसा अपने गांव भेजते हैं उससे गांव का इनका परिवार उस राज्य में इन्वेस्ट करता है, वहाँ से परचेजिंग करता है, तो वहाँ भी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। अतः उस स्टेट को भी जहाँ से ये आए हैं इनके बारे में ध्यान देना चाहिए और कोई नीति बनाकर, कोई नियम बनाकर भविष्य में ऐसी समस्या ना आए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगला टॉपिक है वक्त की जरूरत है ऑनलाइन शिक्षा। यह देश समाज के हित में होगा कि प्रतीक्षित नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को भी शामिल कर लिया जाए। कोरोना वायरस ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। दूसरे क्षेत्रों पर भी इसके व्यापक प्रभाव धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में तो अभी से असर दिखने लगा है। हालांकि इसके नुकसान की कम से कम करने के लिए केंद्र सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए उसने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर तक के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक सहित सभी पाठ्यक्रम यथासंभव ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। यहाँ तक कि सिविल सेवा परीक्षा और IIT मेडिकल कॉलेजों की तैयारी के लिए तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान भी इसमें जुट गए हैं और ये उचित भी है, पर सरकार को इसमें थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए कि जो स्कूली शिक्षा है वो ज़्यादातर स्थानीय भाषाओं में होती है। कल के वीडियो में भी हमने इस पे विस्तार से चर्चा की थी, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि ऐसे एप्लीकेशन बनाएं जिनमें स्थानीय भाषाओं को भी शामिल किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनके बच्चे भी इसे समझने में सफलता पा सकें। इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे झटकों से दुनिया बदलती है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, कल कारखानों में काम करने के लिए सक्षम पुरुष नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि महिलाओं को काम पर जाने की शुरुआत हुई। रातों रात महिलाओं की वेशभूषा और जीने के तमाम रंग ढंग बदल गए। प्रथम विश्व युद्ध ने अनेक तरह की वैज्ञानिक खोजों को भी प्रोत्साहित किया। ऐसे ही परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी सामने आए। दुनिया भर में समानता, स्वतंत्रता और परस्पर शांति व सहयोग के विचार आए। कहते हैं कि चीनी लिपि में खतरा और चुनौती एक ही तरह से लिखा जाता है और कोरोना तो साक्षात चीन की ही महामारी है, तो इसे खतरा से ज़्यादा चुनौती मानकर इससे सीख लेकर आगे हमें अपने कार्य निर्धारित करने होंगे। ये थी हमारी आज की ज़रूरी न्यूज़ जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।